Good afternoon, students. Myself, Dr. Vandana Singh, Dad Lecturer, Psychology, कौशाम्बी। आज हम शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो आज की क्लास है वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसमें हम शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में अंतर क्या है और शैक्षिक प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं। इसके साथ साथ इसमें हम शैक्षिक प्रबंधन के साथ जो संस्थागत नियोजन है उसका भी कुछ उसके विषय में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि प्रबंधन की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, प्रबंधन आखिर होता क्या है, ये कहाँ से आया है। जैसे कि हम इस क्रम में बताना चाहते हैं कि मानव जीवन के विकास से पूर्व मनुष्य की जो आवश्यकताएं सीमित थीं, उसकी पूर्ति व्यक्ति स्वयं अपने प्रयास से कर लेता था, परंतु मानवीय विकास के साथ साथ आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई, जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो गया और उसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता हुई। अब आज हमारे जो चारों तरफ विविध प्रकार के संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि औपचारिक हैं, उसमें आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, व्यावसायिक हैं, प्रशासनिक हैं, राजनैतिक हैं आदि। अगर हम दूसरों शब्दों में कहें तो आज का जो युग है जिसमें हम जी रहे हैं वो संगठनों का युग है। हमारे दैनिक जीवन से बहुत से संगठन जुड़े हुए हैं, जैसे कि परिवार, अस्पताल, सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं, क्लब, बाजार इत्यादि। तो अब कोई भी संगठन चाहे कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, प्रबंध के बिना वह अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। प्रबंध के बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध के सहारे ही एक संगठन अपनी निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखते हैं। कोई भी शैक्षणिक संस्था, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, एक विशिष्ट प्रकार का संगठन है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान एवं कुशलता का विकास करना है, जिससे कि वे समाज को उन्नत बनाने में अपना योगदान दे सकें। शैक्षणिक संस्थाओं की गतिविधियों को सफल बनाने में प्रबंध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब प्रबंधन का अर्थ क्या है? ये इंग्लिश के मैनेजमेंट शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। अब इसकी अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो ये एक तरीके से पूरी डेफिनेशन है जिसे कि R.S. डेवर ने दिया हुआ है। प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं। प्रबंधन के अंतर्गत उन उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, उनको प्राप्त करने हेतु नियोजन करना, प्लानिंग करना, संगठन स्थापित करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उनकी स्टाफिंग करना, किस कर्मचारी को कौन सा काम देना है, किसकी कौन सी स्किल अच्छी है, वो इसके अंतर्गत आता है। उन्हें निर्देश देना, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि आपको इस दिशा में जाना है, ऐसे काम करना है, उनको समन्वित करना, उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की कोशिश करना तथा उनके कार्यों का मूल्यांकन करना एवं नियंत्रण करना। मूल्यांकन करना कि वो सही काम कर रहे हैं कि कुछ गलतियां हो रही हैं, उसको हमेशा मूल्यांकन करता रहना, उनका नियंत्रण करना उनके ऊपर कि वो कहीं गलत डायरेक्शन में ना जाएं। उन्हें प्रोत्साहित करना ताकि उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो बना रहे, और इन सभी चीज़ों में एक सामंजस्य स्थापित करना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। अब
हम बात करें अगर मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की जो कुछ कह सकते हैं एक व्यापक प्रक्रिया है तथा इसका जो कार्य है उसमें 5 हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज़ स्टाफिंग, फोर्थ वन इज़ डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग। पहला है प्लानिंग, नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन एवं नियंत्रण। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब कोई उद्देश्य होता है तो उसको हम प्राप्त करने के लिए प्लान करते हैं, एक योजना बनाते हैं। उस योजना के आधार पर ही हम कोई स्टेप लेते हैं कि हमें फिर उन चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना कि एक जो हमारे पास जो फिजिकल और जो हमारे पास जो ह्यूमन जो एलिमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों में एक ऑर्गेनाइज देना है कि स्टेप बाय स्टेप किसको चीज़ों को कैसे करना है। स्टाफिंग में ये होता है, इसे हमारे ही जो हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें पता होता है कि किस एम्प्लॉय की कौन सी स्किल अच्छी है, तो उसको उसका उस तरीके का काम देना जिससे कि वो कम समय में अच्छा से अच्छा काम विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज विद इन लिमिटेड टाइम करके दे सके, जिससे कि सामने वाले को भी दिक्कत नहीं होती है और काम में भी कोई गलती या किसी तरह की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहती है। तो उसे स्टाफिंग कहते हैं। मतलब उसके काम का जो बंटवारा है वो स्किल्स को उनकी जो स्पेशलिटी है उसके ध्यान में रखते हुए उसको प्रोवाइड करना। अब आता है डायरेक्टिंग में है कि जो हमारा एम है, जो हमने जो प्लान किया है उस दिशा में उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि जिससे कि वो सही डायरेक्शन में जाए और गोल को अचीव कर सके। और इसके बाद लास्ट वन आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो है कंट्रोलिंग जो है सारी चीज़ों को ओवरऑल कंट्रोल करना, जिससे कहीं से भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके और हम जल्दी से जल्दी किसी भी गोल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर सकें। अब अगर हम इसको कुछ लाइंस में कहने का प्रयास करते हैं तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन होती है। अब जैसा कि हम ऑलरेडी इतना बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ इसमें है, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि तो प्रत्येक शिक्षण संस्थान एक संगठन के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना होता है तथा शैक्षिक प्रबंधन वह शक्ति होती है जो इन चारों तत्वों के बीच तालमेल बैठाकर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में उस संगठन को अग्रसर करता है। अब शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है? शैक्षिक प्रबंधन, अगर हम प्रबंधन के विषय में हमने आपको बताया, अगर यही प्रबंधन शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है शैक्षिक प्रबंधन। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दें तो ये कह सकते हैं कि प्रबंधन, यहाँ हम प्रबंधन के उस स्वरूप पर विचार हमें करना चाहिए जो शिक्षा से संबंधित होता है, क्योंकि हम यहाँ पर जिस प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं, शैक्षिक प्रबंधन, वह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ मानव के द्वारा मानव का निर्माण किया जाता है। यह विद्यालय से लेकर उससे जुड़ी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कार्य योजना, जिसका कि मूल ध्येय शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, इसलिए यह शैक्षिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसमें हम शैक्षिक प्रबंधन एक शक्ति है, जैसा कि हम बता चुके हैं। इन चारों तत्वों, इसके जो 4 तत्व हैं उसमें बीच में तालमेल बैठाकर उसके उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में उस ऑर्गेनाइजेशन को अग्रसर करता है। तो अब बात आती है 4 तत्व हैं क्या। पहला तत्व है फिजिकल, भौतिक तत्व। दूसरा है ह्यूमन, मानवीय तत्व। तीसरा है फाइनेंशियल, वित्तीय तत्व। और चौथा है सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल तत्व। जो कि पहले वाला जो तत्व है जिसे हम फिजिकल तत्व कहते हैं, ये इसके अंतर्गत हम उन चीज़ों की बात करते हैं जैसे कि विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल का मैदान, छात्रावास, श्रव्य दृश्य सामग्री, जो कि बेसिकली निर्जीव चीज़ें होती हैं। मानवीय तत्व के अंतर्गत हम बात करते हैं
छात्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य या प्राचार्य, प्रबंध कमेटी के सदस्य, शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रसिद्ध शिक्षाविद, विद्यालय पर्यवेक्षक। अब जहाँ तक बात आती है वित्तीय तत्व की, तो शैक्षणिक संस्था के कुछ वित्तीय मुद्दों में जैसे कि विद्यालय कॉलेज की फीस, अनुदान तथा कोष से ये संबंधित होती है, ये तत्व संबंधित होता है। अब आता है थ्योरेटिकल तत्व। ये इसमें शैक्षिक संस्था के चलने हेतु अन्य तत्वों के अंतर्गत इसको लेते हैं, जैसे कि इसमें आपका आ जाता है समय सारणी, अनुशासन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, नियम सिद्धांत आदि। अब बात करते हैं हम संस्थागत नियोजन की। संस्थागत नियोजन ये एक कह सकते हैं प्लानिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए जो हम प्लान करते हैं वही संस्थागत नियोजन है। संस्थागत नियोजन को हम कह सकते हैं कि पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना का निर्माण करने की प्रक्रिया ही नियोजन है। एम.वी. बुच ने इसकी एक परिभाषा दी है कि एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना होती है। नियोजन को प्रबंधन का प्रथम चरण कहा जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो नियोजन है वो प्रबंधन का फर्स्ट स्टेप है। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स नियोजन प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है और जो प्रबंधन है वो प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है। तो नियोजन, अब यहाँ हम बात करें नियोजन एवं प्रबंधन की, मैं इसलिए बता दी हूँ कि आप एक चीज़ों को एक चेन में उसको रख पाएँ जिससे याद करने में आसानी हो। नियोजन एवं प्रबंधन एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम किसी कार्य को सुनियोजित ढंग से करने के लिए नियोजन करते हैं, जो नियोजन के अनुसार कार्य को संपादित करना उचित प्रबंधन के बगैर संभव नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों हुई, इसका महत्व क्या है। पहला तो है संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में हमें सहायता मिलती है। निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव होती है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है और उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। समय, धन एवं श्रम की बचत होती है, जैसा कि मैंने अभी स्टाफिंग में आपको एक्सप्लेन किया था। अब संस्था के कार्यों में सुधार होता है, गलतियां कम होती हैं, गुणवत्ता में वृद्धि होती है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है और संस्था या विद्यालय के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन और प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसके बेहतर व संतुलित उपयोग द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। इसलिए आज जीवन के सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन नियोजन एवं प्रबंधन का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है शैक्षिक प्रशासन, जिसे हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। प्रशासन अंग्रेजी शब्द के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के मिस्टीरियर से हुई है। इसका आशय है कि दूसरों की सेवा करना या व्यवस्था करने से है। प्रशासन का अर्थ है अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला। अब हम नेक्स्ट में जो पॉइंट है उसमें हम थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करते हैं कि बेसिकली शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो प्रशासन शब्द एक परिधि से मुक्त शब्द है, जबकि प्रबंधन प्रशासन की परिधि में आता है। इट मीन्स कि प्रबंधन जो है प्रशासन के
में के अंतर्गत इंक्लूडेड है, उसमें उसके अंतर्गत ये आता है। अब सेकंड पॉइंट है शैक्षणिक प्रशासन में कि यह लक्ष्यों व उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जबकि जो शैक्षिक प्रबंधन है वो लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तीसरा है कि शैक्षणिक प्रशासन यह वित्त उत्पादन तथा वितरण का समन्वय करता है, और जो प्रबंधन है यह लक्ष्य प्राप्ति हेतु अन्य कार्यों का समन्वय करता है। अब शैक्षणिक प्रबंधन में आता है यह प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है, और जो प्रबंधन है यह प्रभावी कार्य निष्पादन सुनिश्चित करता है। अब प्रभावी कार्य निष्पादन सुनिश्चित करता है। इसके जो पांचवा पॉइंट है वो है इसकी भूमिका, जो प्रशासन की भूमिका है वो निर्धारणात्मक होती है, जबकि शैक्षणिक प्रबंधन इसकी भूमिका जो है वो क्रियात्मक होती है। ये निर्धारण करते हैं और ये इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, क्रिया करते हैं। अब इसमें आता है 6 पॉइंट, जो शैक्षणिक प्रशासन है यह निर्देशन, नियंत्रण एवं नेतृत्व करता है, जबकि जो प्रबंधन है ये लोगों के साथ काम करके काम करवाता है एवं संगठित तरीके से अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। अब प्रशासन में जो नेक्स्ट पॉइंट है वह यह है कि यह संगठन की युक्ति निकालता है, जबकि प्रबंधन जो है यह संगठन का उपयोग करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रशासन नियम बनाता है और प्रबंधन जो है उन नियमों के थ्रू हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। एक बनाता है और दूसरा एडमिनिस्टर करता है उसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक प्रबंधन के जो कार्य हैं। तो कार्य मैंने थोड़ा सा कुछ फंक्शंस आपको मैनेजमेंट के स्टार्टिंग में बताए थे, जो कि बेसिक्स हैं, जो कि आना कंपल्सरी है। अब आता है कुछ, जैसे लूथर गुलिक ने अपने द्वारा रचित पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रबंधन के 7 कार्यों का निर्धारण किया है, जिसे पोस्ट कॉर्ब के नाम से जाना जाता है। P इट्स प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, को कोऑर्डिनेटिंग, R रिपोर्टिंग एंड B बजटिंग। तो इनके अनुसार ये हो गया। अब सर हेनरी फ्योल के अनुसार भी प्रबंधन के 5 घटक दिए हुए हैं, 5 एलिमेंट्स हैं इनके: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि हमने आज डिस्कस किया है, जिसमें कि शैक्षिक प्रबंधन, संस्थागत नियोजन, उनकी आवश्यकता और महत्व, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में अंतर, और शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। आज इतना ही है, करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसके आगे बढ़ेंगे, और एक ये भी हो सकता है कि इस कंटेंट में थोड़ा सा अदर चीज़ें भी इंक्लूड करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।